देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल पे। ठीक है ना? और इसमें क्या क्या टॉपिक है फिर उसके बाद हम देखेंगे। चलिए ठीक। सबसे पहले कोलेटरल का मतलब होता है एक तरीके से गिरवी। ठीक है? नॉर्मली हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, सबसे पहले मैं एक बार डिबेंचर का नेचर बता दूं कि डिबेंचर वर्क किस तरीके से करता है, डिबेंचर कैसे इशू किया जाता है। क्योंकि पर्सन डिबेंचर खरीद क्यों लेता है नॉर्मली। अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, मान लो एक कंपनी है हमारे पास एक्स वाई जेड लिमिटेड। अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के अंदर जो, अगर कंपनी मतलब डूबता है, यानी कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तो कंपनी के अंदर सबसे पहले जो पेमेंट मिलेगा ना, वो मिलेगा सबसे पहले किस किस को, सीक्वेंस होता है कुछ। जैसे हमारे कुछ लाइबिलिटी जो होते हैं उसको कैटेगराइज में बांट दिया जाता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि हमने जब लोन लिया, उस लोन के अगेंस्ट मैंने कुछ सामान गिरवी रखा है, गिरवी रखा हुआ है। अनसिक्योर्ड मतलब मैंने कोई भी लोन लिया कर्जा, और मैंने सामने वाले पार्टी को कुछ भी गिरवी नहीं दिया। और जब कभी भी कंपनी हमारा डिफॉल्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन में पहले हम सिक्योर्ड का पेमेंट करते हैं, फिर अनसिक्योर्ड का। और हाईली रिस्की रहता है कि कंपनी का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं कह सकते कब कंपनी बंद हो जाए। बहुत बड़ी से बड़ी कंपनी हमने देखी है बंद होते हुए, और छोटी से छोटी कंपनी भी देखी है बड़े होते हुए। तो अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन को मैं बोलूं कि भैया तू एक काम कर, हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा, हमारी कंपनी के अंदर तू एक तरीके से डिबेंचर खरीद ले, तो ये बहुत रिस्क है, इसके पास बहुत रिस्क है। रिस्क ये है कि इसके पैसे भी डूब सकते हैं। सपोज अगर इसने 1 लाख रुपए लगाया कंपनी में, और मैंने अभी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया, बैंक वाले 9 दे रहे हैं, मैंने 15 दिया, मैं मानता हूं इसको साल का 15,000 रुपए ब्याज तो मिलेगा। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इसका प्रिंसिपल, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल इसका डूब जाए। जब इस तरीके की बातें समझ में आता है इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर कहता है यार मुझे यहां पैसे नहीं लगाने, थोड़े से लालच के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। तो नाउ अगर ये सिचुएशन है तो फिर लोग बाग डिबेंचर क्यों खरीदते हैं। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, डिबेंचर होल्डर को एक इस तरीके से कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। डिबेंचर होल्डर को हमें बताना पड़ेगा कि आपके पैसे सिक्योर्ड है, डूबेंगे नहीं। हम डूब जाए, कंपनी डूब जाएगी, लेकिन आपके पैसे सिक्योर्ड होंगे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास नॉर्मली अगर हम देखें तो हमेशा याद रखना, किसी भी कंपनी के पास जो उनके एसेट्स होते हैं, जो उनके एसेट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका हो सकता है मटेरियल, हो सकता है लैंड बिल्डिंग, हो सकता है फर्नीचर। उस एसेट्स को क्या करती है कंपनी, उस एसेट्स को एक जगह रख देती है, एक जगह पे उस एसेट्स को रख दिया जाता है। मान लिया कंपनी के पास, मान लेते हैं 50 करोड़ रुपए का एक एसेट्स है, उस 50 करोड़ रुपए का एसेट्स कंपनी ने यहां रख दिया, और इस एसेट्स के ऊपर कंपनी का कोई राइट्स नहीं है, कंपनी ने यहां रख दिया है। और इस एसेट्स को देखने के लिए एक कंपनी का बंदा रहता है। और अगर कंपनी ने जो भी डिबेंचर इशू किया है, कंपनी ने जो भी डिबेंचर इशू किया है, जो डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने, तो कंपनी ने इनको बोला है कि भाई मैं एक काम करता हूं, तुम्हें मैं डिबेंचर दे रहा हूं, तुम मुझे, जैसे इसको मैंने बोला पैसे दो, और बदले में मैं अपना एसेट्स रख रहा हूं। अगर आपसे कोई कर्जा मांगने आए कि एक काम कर भाई मेरे पास, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, उसने बोला चल मैं तेरे को 2 तोला अपना गोल्ड दे देता हूँ जिसकी कीमत 1,20,000 होती है, बदले में मुझे 1 लाख रुपए ब्याज पे दे दे, तो आप बोलोगे ले जा भाई। क्योंकि वहां पे आप कॉन्फिडेंस हो कि अगर इस बंदे ने पैसे भी नहीं दिए तो इसका मैं गोल्ड बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा, ज्यादा ही कर लूंगा रिकवर बल्कि। तो सेम
कंपनी ने बोला कि भैया देख, तू मेरे को पैसे दे दे उधार, बदले में मैं तेरे से जितना भी पैसा ले रहा हूं उससे कहीं ज्यादा, या मान ले मैं तेरे से 50 करोड़ रुपए अगर ले रहा हूं बहुत सारे लोगों से, तो मैंने अपने 50 करोड़ के एसेट्स दे तो दिए तुझे। अगर मैं डिफॉल्ट हुआ इन केस तेरे पैसे देने में, कंपनी कहता है डिबेंचर होल्डर से, अगर इन केस मैं डिफॉल्ट हुआ तो तू उस एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लियो। लेकिन होता यह है कि यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, कहेगा इनको विश्वास नहीं होगा कि भाई मेरे नाम पे एसेट्स गिरवी है, कैसे रखोगे ये बताओ। क्योंकि एक डिबेंचर नहीं होगा, बहुत सारे मैनी डिबेंचर्स होंगे, तो हर किसी को एक ही प्रॉपर्टी का पेपर थोड़ी ना हम देते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, तुम्हारे में से एक बंदा अपॉइंट करके यहाँ बिठा देते हैं और एक गवर्नमेंट का बंदा बिठा देते हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी के पेपर को एक लॉकर में रखा जाता है, जिस लॉकर की 3 चाबी हो गई, एक तरीके से एक कंपनी के पास है, और एक है डिबेंचर होल्डर के मेंबर के पास, और एक है गवर्नमेंट के पास। जब तक तीनों चाबी नहीं लगेगी तब तक लॉकर के प्रॉपर्टी के पेपर नहीं निकलेंगे। अगर कंपनी का बंदा चले जाए और चाबी खोले, नहीं खुलेगा, ऐसा लॉकर है, समझ लो ये। तो इस चीज को, पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी, इसको क्या कहेंगे हम, ट्रस्टी। तो मान लो कि कंपनी ने अभी सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ के, 40 करोड़ के डिबेंचर इशू कर दिए हैं। कंपनी ने 40 करोड़ के, लेकिन कंपनी ने 40 करोड़ का जो डिबेंचर इशू करा है उसके बदले कितने रुपए का सामान गिरवी रखा हुआ है, 50 करोड़ का, यानी 10 करोड़ का। तो कंपनी ने गिरवी रखा है तो डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड है, बोलता हाँ भाई ठीक है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो गवर्नमेंट हमारे साथ है, तुम भी आ जाना और हमारा मेंबर भी चला जाएगा, लॉकर खोलेंगे, प्रॉपर्टी का पेपर निकालेंगे और इसको हम बेच के अपना पैसा ले लेंगे। चाहे तुम कंपनी बर्बाद हो जाओ, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ना। इस वजह से डिबेंचर होल्डर क्या करता है, कंपनी को पैसे दे देता है। लेकिन ये सब काम करने के बाद कंपनी को और एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ेगी। अगर एक्स्ट्रा फंड, तो कंपनी फंड तो बहुत जगह से रेज कर सकता है, लेकिन कंपनी के ना तो इक्विटी है ना तो कुछ है, एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ रही है। यानी कंपनी को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मान लो 5 CR की जरूरत है, 5 करोड़ की। अब 5 करोड़ रुपए की जरूरत है तो कंपनी इस 5 करोड़ रुपए को कहां से लाए अपने एक्सपेंशन के लिए, तो कंपनी जाती है किसके पास सर, बैंक के पास। जनरली कंपनी जाएगी बैंक के पास और बैंक से बोलेगी भैया मुझे लोन दे दो आप। जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में बैंक वाला जब भी लोन देगा इसे 5 करोड़ रुपए का, पहले बोलेगा आप बदले में मेरे पास कोई सामान अपना गिरवी रख दो तभी मैं आपको लोन दूंगा, कोई भी सामान गिरवी रखो तभी मैं आपको लोन दूंगा। अब बैंक वाले ने बोला कोई सामान गिरवी रखो, यानी कोई एसेट्स मेरे पास प्लेज कर दो, एसेट्स मांग रहा है बैंक वाला। और जबकि कंपनी के पास, जो कंपनी है उस कंपनी के पास तो एसेट्स है या नहीं है, इस कंपनी के पास एसेट्स तो है ही नहीं, क्योंकि एसेट्स तो ट्रस्टी के पास चला गया। इस सिचुएशन में बैंक वाले इसको लोन देने से मना कर देंगे। लेकिन अगर ये कंपनी बैंक वालों को ये सारे सिचुएशन बताए कि मेरे पास एसेट्स तो हैं लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो डिबेंचर होल्डर के कंट्रोल में है और एसेट्स मेरा इतने इतने का है, तो बैंक मैनेजर या बैंक वाले थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे एक काम करते हैं यार, तेरा लोन जो था वो था 40 करोड़ का, तेरे एसेट्स है 50 करोड़ का, तो 10 करोड़ तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं कि मैं तुझे लोन दे दूंगा, बदले में तू मुझे ये वाले एसेट्स में से मुझे थोड़े से एसेट्स मेरे पास गिरवी रख दे। तो भाई कंपनी कहेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस एसेट से मैं गिरवी रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे एसेट्स किसके पास है, डिबेंचर होल्डर। आप लॉजिक समझना, अगर कंपनी को हम और फ्रेश इशू कर दे डिबेंचर, और क्या कर दे हम, फ्रेश इशू डिबेंचर कर दे, अगर कंपनी को हम क्या कर दे इशू सर, डिबेंचर इशू कर दे, जैसे ही हम कंपनी को डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू करने के बाद ये भी हमारा किस लाइन में खड़ा हो जाएगा, हमने डिबेंचर इशू किसको कर दिया हमने सर, बैंक को। अब जो ये बैंक है, बैंक भी हमारा एक एज अ ट्रीट हो जाएगा, किसकी तरीके से, अगर हम बात करें तो अगर मैं बैंक को ये डिबेंचर इशू कर दूं,
बैंक को अगर मैं डिबेंचर इशू कर दूं तो होगा क्या, बैंक भी एक तरीके से डिबेंचर का लाइन में बन जाएगा। और बैंक वालों ने कितने का कर्जा दे रखा है, 5 करोड़ का। एसेट्स कितने कितने का हो गया टोटल, जो हमारा लोन हो गया डिबेंचर कितने हो गए, 50 40 तो पहले ही था, 5 करोड़ बैंक वाले को भी दे दिया, तो हमारे डिबेंचर इशू कितने माने जाएंगे, 45 करोड़ के। और अगर कंपनी बर्बाद हुई तो उस केस में इसके एसेट्स बिक के कितने मिल जाएंगे इसको, 50 करोड़। तो नाउ बैंक वाला सेफ हो गया, यानी बैंक वालों ने इस एसेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया। अगर इसके पास डिबेंचर आ जाते हैं तो बैंक वाले का एक तरीके से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो इस एसेट्स पे कंट्रोल है। कल के दिन कंपनी डूब जाए तो बैंक वाला आ जाएगा, देख मेरे पास भी डिबेंचर है, मुझे भी इसमें से 5 करोड़ रुपए दे दो। तो अब बोलेगा सर मैं डिबेंचर इशू कर दूंगा, तो अब बैंक से जो लोन लिया 5 करोड़ का, सवाल ये उठता है कि भैया बैंक से मैंने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया, बैंक वाला इसके ऊपर अपना अलग इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना, लोन के ऊपर। और डिबेंचर जो है मान लेते हैं 10-15% डिबेंचर है, इसके ऊपर अलग से बैंक को ब्याज दूंगा, तो एक तरीके से देखा जाए तो दो दो ब्याज नहीं हो गया। मैंने बैंक वाले को डिबेंचर इशू किया, उस पर तो ब्याज दे ही रहा हूं, और उस पर तो बैंक वालों ने कहा कि भाई ये डिबेंचर मुझे बस भरोसे के लिए चाहिए, ये डिबेंचर मुझे दे दीजिए, इसके ऊपर हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, आप जो इंटरेस्ट है ना वो हमें मत दीजिएगा, इन सभी को देते रहिए इंटरेस्ट आप, मुझे बस आप डिबेंचर दे दीजिए, मुझे जो ब्याज दीजिएगा वो किसका दीजिएगा, जो मैं आपको बैंक से लोन दे रहा हूं उसका ब्याज देना है सिर्फ। अब इसको लोन भी इजीली मिल गया, तो लोन जो मिला इसने अपने एसेट्स को तो गिरवी नहीं रखा, एक तरीके से इसने अपने डिबेंचर को गिरवी रख दिया। मैंने क्या कहा था, कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी, और कोलेटरल सिक्योरिटी कहां चल रहा है, डिबेंचर वाले चैप्टर में। तो इसने अपना डिबेंचर गिरवी रखा, कितने का गिरवी रखा, 5 करोड़ का। अगर आपके पास कोई सामान मैं गिरवी रख दूं, मान लेते हैं एक ज्वेलरी मैंने गिरवी रख दिया, और आपका पेमेंट में डिफॉल्ट कर दूं देने में, तो आप बोलोगे भाई ये ज्वेलरी तूने जो अगर जब तक मैं आपके टाइम पे पेमेंट देता रहूं तो आप उस ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई ज्वेलरी पड़ा हुआ है चलो पहन के यहां चले जाते, पहन के वहां चले जाते, दूसरे का ज्वेलरी पड़ा हुआ है, नहीं करोगे ऐसा, क्योंकि बोलोगे भाई दूसरे का सामान रखा हुआ है। लेकिन जब मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा आपके ब्याज देने में, आपका प्रिंसिपल देने में टाइम पे, फिर बोलोगे भैया आप भूल जा, तू ज्वेलरी, ये ज्वेलरी हो गए मेरे, अब उस ज्वेलरी को आप अपने अकॉर्डिंग यूज करना चालू कर दोगे, वेदर आप खुद के लिए यूज करो चाहे आप उसे बेचो, वो उसमें पूरा राइट आपका आ गया। तो सेम अगर बैंक वाले को मैं उसका ब्याज देना बंद कर दूं, तो वो डिबेंचर जो मैंने उसके पास गिरवी रखा है वो आपका अभी तो एज अ गिरवी रखा हुआ है, कि मैं अगर आपके पेमेंट नहीं देते तो आप डिबेंचर को मेरे बेच करके अपने एसेट्स को ले सकते हैं। तो जो डिबेंचर मैंने उसको दिया है एज अ गिरवी रखा है, कोलेट्रल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि मान के चलो हमने एक सिक्योरिटी रख दी है उसके पास अपने किसी चीज को करने के लिए, तो यहां पे एज अ सिक्योरिटी रख दिया जाता है। तो पहला फंडा कि कोलेट्रल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर दिया जाता है क्या उस पे इंटरेस्ट बैंक वालों को दिया जाता है, जवाब है नहीं। कब दिया जाएगा बैंक वालों को, जब बैंक वाले डिफॉल्ट हो जाएंगे, सॉरी जब कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी लोन का ब्याज देने में, तब जाके उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किस पे, आपके डिबेंचर का, ठीक है ना। तो जो भी हम डिबेंचर इशू करते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है। अब सिंपल फंडा समझना बहुत सिंपल तरीके से, कि सर हमने क्या करा, बैंक से लोन लिया, मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए का मिल गया मुझे लोन, और बदले में मैंने इसके पास गिरवी रखा, बदले में मैंने इसके पास गिरवी रखा, क्या रखा गिरवी, मैंने इशू कर दिया, क्या सर, इशू कर दिया, दैट इज डिबेंचर। और ये डिबेंचर एक तरीके से डेड डिबेंचर है, इस डिबेंचर से बैंक वाला कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। इस डिबेंचर से बैंक वाला तभी बेनिफिट उठा पाएगा जब हम डिफॉल्ट होना चालू कर देंगे। तो बदले में डिबेंचर, तो डिबेंचर इशू हो गया एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो ये कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया कि बैंक हमारा कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिबेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्यों होता है सर, लोन लेने के लिए हम अपने शेयर्स गिरवी रख देते हैं, लोन लेने के लिए हम अपने डिबेंचर्स गिरवी रख देते हैं, किसके पास, बैंक को, तो इसको बोलते हैं, अगर शेयर्स में अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है तो वहां पे भी हो सकता था शेयर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिबेंचर भी यहाँ पे ऐसा कोलेट्रल सिक्योरिटी है। तो सर इसके ना जो हम कोलेट्रल सिक्योरिटी में, कोलेट्रल सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पे
कंपनी लॉ कहता है कि भैया तुम इसकी अकाउंटिंग करके दिखाओ, हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया बट इसकी अकाउंटिंग करके दिखाओ। तो इसकी अकाउंटिंग दो तरीके से होती है बेसिकली, इसकी अकाउंटिंग बेसिकली दो तरीके की है। इसमें से ज्यादा चांसेस होता है थ्योरी पूछ लिया जाए, लेकिन इसकी अकाउंटिंग को दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट बांटा गया सर, इसकी अकाउंटिंग करना चाहते हो तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको एक तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड का मतलब आप इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से करोगे। सेकंड है हमारा सेकंड मेथड, दूसरा है हमारा सेकंड मेथड। सर सेकंड मेथड में क्या करोगे आप, सेकंड मेथड के अंदर हम जर्नल एंट्री, यानी अगर आप फर्स्ट मेथड फॉलो करोगे तो आप सीधा सीधा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको उसका जवाब देना है। अगर एग्जामिनर सेकंड मेथड बोले करके दिखाओ इसका डिबेंचर का ट्रीटमेंट, तो आपको जर्नल के फॉर्म में जवाब देना है। लेकिन एग्जामिनर कुछ भी ना बोले तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, कौन सा मेथड फॉलो करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर बुक के क्वेश्चंस कर लूंगा। मैंने क्या करा, लोन लिया, लोन रुपीस मैंने लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। बदले में मैंने इशू डिबेंचर किए 11 लाख रुपए के। हमेशा याद रखना, जब आप लोन किसी को दोगे ना, तो जो अपने पास एसेट्स गिरवी रखोगे वो लोन अमाउंट से ज्यादा का ही रखोगे, क्योंकि एसेट्स के वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता रहता है, इसलिए अब ज्यादा। आप जैसे मुथूट फाइनेंस पे गोल्ड लोन लेने जाओ, तो अगर आपका 1 लाख रुपए की ज्वेलरी है तो 1 लाख का लोन नहीं देंगे, वो आपको 70 हजार का ही लोन देंगे, उसके बराबर नहीं देंगे कभी भी। तो ऐसे ही मैंने लोन कितने का लिया, 10 लाख का, और सामान गिरवी कितना रखा, 11 लाख रुपए। तो हमने डिबेंचर इशू, मैंने लिखा नहीं पूरा वर्ड, एज अ कोलेटरल। तो सर इसको हमें फर्स्ट मेथड में हमें कैसे करना है, एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में करना है सर। सर बैलेंस शीट कैसे, जो आपने सीखा हुआ है बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 वाला, वैसे ही सर पूरा करना होगा। इसके अंदर बस सिंपल सा टॉपिक है जो लोन वाला है, सिर्फ लोन वाले सेक्शंस को हम कवर करेंगे, लाइबिलिटी वाले साइड को, एसेट्स वाले साइड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है सर, नोट, यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस शीट। और ऐसा बैलेंस शीट जो कि पूरा नहीं बनता उसको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बोल देते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा, रोमन में लिखा जाएगा ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रोमन में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके बाद यहाँ पे 1 पॉइंट चलता है हमारा, जैसे आपको पता है कि पहले करवाया भी है, शेयर होल्डर फंड। फिर इसके अंदर पार्ट्स आता है, जबकि शेयर होल्डर फंड है ही नहीं, तो दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर ए पार्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर क्या आता है, ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लोन वगैरह इसी में आ जाता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐसे लिख दोगे आप। इसी के ब्रैकेट में लिखोगे आप इशू 10% डिबेंचर ₹11 लाख। और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप जैसे पॉइंट कोई भी नोट बनाते हो, तो यहां पे आपने लिख देना है लोन लिया है आपने, और लोन लिया है, मैं नोट में नहीं जाना चाहता, मैं सिंपली करना चाह रहा हूं। तो जो लोन लिया है वो लिया है आपने 10 लाख, बस इतना करना है। यानी जो डिबेंचर इशू किया है उस डिबेंचर को ब्रैकेट में लिखना है उस अमाउंट को, और जितने का लोन लिया है बाहर। इसके साथ ना एक जर्नल एंट्री भी करनी है आपको, किस चीज की, एग्जामिनर कई बार बोलते हैं करो मत करो मर्जी है, लेकिन मेरा मानना है जर्नल एंट्री कर देना चाहिए, किसका, लोन लेने का। तो लोन लेने का जर्नल एंट्री क्या हो सकता है सर, लोन लेने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पहले इसके पहले करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, आपने लिया है बैंक लोन, कितने रुपए का लोन लिया है, 10 लाख, दैट्स इट, यानी बैंक लोन टेकन।
इसका बीइंग होगा बैंक लोन टेकन। तो पहले यू हैव टू कि आपको जर्नल एंट्री करना है, फिर उसके बाद ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। सर बैलेंस शीट में क्यों करना है? क्योंकि सवाल ने अगर बोला हो फर्स्ट मेथड से करिए तभी करना है हमें। समझ में आ रही है बात आपको? दूसरे पार्ट में चलते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में आपको जर्नल एंट्री में निपटारा करना है, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो पहली एंट्री हम करेंगे लोन लेने की, दैट इज हमारा होगा बैंक अकाउंट टू बैंक लोन, बैंक लोन दैट इज 10 लाख। और दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर इशू करने का, जो कि क्या बनता है हमारा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 10% डिबेंचर। यहां 11 लाख रुपए से एंट्री करोगे, सेकंड मेथड ये कहता है। ठीक है, पहले का बीइंग होगा बैंक लोन टेकन और दूसरे का बीइंग होगा डिबेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। मैं लिख देता हूं, डिबेंचर इशू एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है ना, ये हो गया। हमारे पास कितने मेथड हो गए? दो। एक इसमें और सवाल आता है कि सर मान लो ये तो हो गया कि हमने सिंपल सा लोन लिया, लोन लेने के बाद हमने डिबेंचर कर दिया, लेकिन अगर डिफॉल्ट हो जाए तब क्या होगा? तो डिफॉल्ट होने के केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, और लोन का जो भी इंटरेस्ट होगा लोन भी हमारा रिवर्स हो जाएगा एक तरीके से। मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा किस तरीके से होता है, बाकी सिंपल, इसमें से ज्यादा चांसेस आ गया क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज आपका मैक्सिमम चांसेस मान के चलो। इसमें से क्या पूछा जाता है सर? एक सिंपल सा छोटा सा एक थ्योरी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपके बुक में मेंशन है, आप पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। कि कभी कंपनी को फंड्स बोरोड करने की नीड होती है तो कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लेती है, बदले में उसको एक डिबेंचर इशू कर देती है एज ए सिक्योरिटी, और उस डिबेंचर के ऊपर कंपनी कोई ब्याज नहीं देती बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। लेकिन हाँ, उस डिबेंचर पे ब्याज देना पड़ सकता है अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट को रीपेमेंट करने में। तो वहां पे थ्योरी में जो चीजें मैंने अभी बोला है वही चीजें आपका मेंशन्ड है। वीडियो ब्रेक हो रही है सर। कल भी क्लास होगी बिल्कुल। क्या कह रहे हो? ऑथराइज कैपिटल में शेयर्स होता है, डिबेंचर नहीं, सिर्फ शेयर्स, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर रहते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं चेंज कर देता हूं जिन बच्चों को कह रहे हैं। रिफ्रेश कर दिया है दोबारा। चलिए, इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है सर। स्काई स्काई लाइक लार्क आपका एक कंपनी है, ऑब्टेन अ लोन 5 ईयर फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यानी जो लोन है ना, जरूरी नहीं है बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जिनका काम सिर्फ लोन देना होता है, जैसे आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनका काम भी सिर्फ लोन देना होता है। पॉलिसी करना तो होता ही है, साथ के साथ इनका काम लोन देना भी होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, कंपनीज हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, इनका भी काम लोन देना होता है, मुथूट फाइनेंस हो गया। तो ये सभी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लाइफ इंश्योरेंस यानी एलआईसी से इसने 20 लाख रुपए का लोन लिया अगेंस्ट सिक्योरिटी बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। इसने बिल्डिंग प्लांट मशीनरी तो गिरवी रखा ही, उसके एडिशन में और 12% उसने डिबेंचर भी 15 लाख रुपए का गिरवी रख दिया।
एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट विद द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ओनली। तो यानी सर जर्नल एंट्री भी बोला है तो फर्स्ट सेकंड मेथड हो गया और फर्स्ट मेथड दोनों से ही। तो पहले मैं सेकंड मेथड करके दिखा देता हूं, आपको इजी रहेगा। सेकंड मेथड, तो सर सेकंड मेथड करोगे तो सबसे पहले बैंक लोन ले लो, बैंक लोन, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सर कितने रुपए का लोन लिया? 20 लाख, सिंपल। सर अगली एंट्री क्या होगी इसकी? डिबेंचर सस्पेंस, कितने परसेंट डिबेंचर? 12%। 12% डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर, नहीं डिबेंचर सस्पेंस, चलो हाँ कोई बात नहीं। ये डिबेंचर जो था वो कम का था क्योंकि एसेट्स भी रखा था, तो 15 लाख ही दिया मैंने डिबेंचर। बाकी उसने कुछ एसेट्स दिया होगा, कितने का एसेट्स दिया हमें उसके जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हमें बता भी देता कि भैया 7 लाख का एसेट्स दिया, 15 लाख का एसेट्स गिरवी रखा है, तो उसका हम कोई एंट्री भी नहीं करते। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि मैंने बिल्डिंग और प्लांट दिया, लेकिन सोच रहे हो सर अमाउंट तो दिया ही नहीं, तो अगर लिख भी देता कि बिल्डिंग 10 लाख का है, प्लांट 5 लाख का है, तो उसका हमें अमाउंट को कुछ करना ही नहीं था। ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड का, तो उसमें पहली एंट्री तो होगी होगी, साथ में बस आपको क्या करना होगा, एक बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होगा, या वाइव फॉर्मेट नोट्स के थ्रू कर दो या सिंपल कर दो। बुक वाले नोट्स के थ्रू प्रेफर करते हैं करना, तो मैं ये वाला जो है नोट्स के थ्रू बना के कर देता हूं। नोट है, और यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और फॉर्मेट पूरा होना चाहिए, आपका ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहां बैलेंस शीट और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट लिखो तो ज्यादा अच्छा है। मैं सीधा पॉइंट नंबर 1 है शेयर होल्डर फंड, मैं थोड़ा अच्छा लगे इसलिए लिख देता हूं, नहीं तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है नॉन करंट लाइबिलिटी, और पॉइंट नंबर इसके अंदर ए आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके लिए मैं नोट 1 का हेल्प लूंगा। अब मैं नोट में कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने यहां लिखा नोट 1, नोट 1 में लिखा मैंने बैंक लोन, दैट इज आपका बैंक लोन जो है वो है हमारा 20 लाख का, और यही नोट में ब्रैकेट में लिख दिया, प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इशू 12% डिबेंचर ₹15 लाख, बस। और नोट नंबर 1 में यहां पे आपने सीधा सीधा 20 लाख रुपए लिख दिया, और भी कुछ नहीं करना है। ठीक है। ये तो हो गया किस फॉर्मेट में, नोट। इस नोट को भी आप पूरा फॉर्मेट में करोगे कॉलम वगैरह बना के, जैसे ये हो गया हमारा। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। तो ये हमारा दोनों मेथड से पूछा था, दोनों मेथड से हमने करके दिखा दिया डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है।